दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन जब की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछे है, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप, कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमकाकर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी जान मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझकर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानो चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोला, मालो बरसन को चहे धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना चोर चाहे जूचू। बादशाह को बीरबल का यह युक्तिसंगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे, इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ। इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनों अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध का एक दास्तान आपको सुनाता है, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के दो लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कौहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसके सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं। उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने कौहार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूं। इधर कई दिनों से मैं बराबर बरस रहा है। न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी गोहरी ही आवा लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे। वह जो कुछ करता है सब भला हो करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यूं तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। दोस्तों, यह प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था।
मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से धूप बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि वच्चाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दोवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना लुया गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का संचा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, एक दिन कोचीन नगर से चलकर 2 व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे।
नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दे तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवे तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवे तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर, मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी वार्ता को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना
यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ।
बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 बीरबल ने चोर पकड़ा बिल्कुल नई मजेदार कहानी। एक अमीर व्यापारी महल के पास रहता था। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। उसकी पत्नी के गहने चोरी हो गए। व्यापारी को शक था कि चोर उसके नौकरों में से कोई है। वह बीरबल के पास गया। उसे अपने घर में हुई चोरी और अपने शक के बारे में बताया। बीरबल व्यापारी के घर गया। उसने सब नौकरों को इकट्ठा किया और जोर से पूछा, घर से गहने किसने चुराए हैं? सभी नौकरों ने सिर हिलाकर चोरी से इनकार किया। एक पल के लिए बीरबल ने कुछ सोचा। फिर सभी नौकरों को एक जितनी लंबाई की एक एक लकड़ी दी और जोर से कहा, असली चोर की लकड़ी कल सुबह तक अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर यहाँ आना। सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे सब फिर वहां इकट्ठे हो गए। बीरबल ने सबको अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने जोर से कहा, यही चोर है। जेल के दरबान उस नौकर को पकड़ कर ले गए। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने उसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, यहाँ आने से पहले असली चोर ने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट लिया था। उसे डर था कि उसकी लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ गई होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ कुछ भी नहीं बचा नई कहानी। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्र जो हैं वे वर्षा ऋतु में होते हैं। यदि इन नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 कितने दिन जीना नई मजेदार कहानी। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे।
वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर चल दिए। दोस्तों, आपने यह वीडियो यह तक देखा है, कमेंट में अवश्य बताएं ये 8 कहानी आपको कैसी लगी और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी
जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी, अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहां पन्हा, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपना, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया में सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन बादशाह जनाने महल में गाना सुन रहे थे। उसके कुटुंब की सारी स्त्रियां उपस्थित थीं। वहां पर सिवा बादशाह के दूसरा कोई मर्द नहीं था। यह जुमावड़ा बादशाह की बेगमरमों के मत से हुआ था। उनका विचार था कि बादशाह प्रेम में फांसकर कुछ दिनों तक महल में रखे जाएं। उनका उद्योग भी कुछ दो सफल होते दिखलाई पड़ा।
बादशाह उनके प्रेम में फंस गए। एक बेगम जिसका कोकिल कंठा नाम था, सबके अंत में एक वियोग मिश्रित गजल गाना शुरू किया। उसकी ऐसी दीनता भरी गजल से बादशाह पिघल गए और उससे पूछे, इस गाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बेगम ने कहा, प्रभु, आपका अधिकतर समय लड़ाई ही में बीतता है और यहाँ हम घर में पड़ी दो आपके वियोग की एक एक घड़ियों को वर्ष के समान काटती हैं। प्रभु, क्या यह अनुचित नहीं है? मैं अपने हृदय की गवाही अपने मुख से कहाँ तक दें? उसे या तो हमारा मन या अंतर्यामी ईश्वर ही जान सकता है। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय आप कितने समय के बाद लड़ाई से फुर्सत पाकर महल में आए हुए हैं? अब यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको हमें छोड़कर जाना उचित नहीं है। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा, आप समझती हैं कि मैं एक लड़ाई ही के काम से बाहर रह जाता है, परंतु दरअसल ऐसा नहीं होता। लड़ाई में तो कभी दो जाने का मौका लगता है। जो मैं अपनी प्रज्ञाओं की देखरेख न करूं तो भला इतना बड़ा साम्राज्य कभी टिक सकता है? मेरी अपकीर्ति संसार में फैल जावे। 2-4 दिनों की तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भले ही स्वीकृत को जा सकती हैं, परंतु 1 साल व 6 मास की गुंजाइश नहीं है। मेरी अयोग्य सेवाओं से चिढ़कर मेरे सरदार और शाहजादे मुझसे गदर मचा सकते हैं, फिर मैं कितनी कठिनाई में पड़ जाऊंगा। क्या कभी इस पर भी विचार दौड़ाती हो? हाँ, इतना भले ही कर सकता हूँ कि जो समय राजकीय कामों से चचाकर शिकार आदि में लगाता हूँ वह तुम्हारे पास ही रहकर बिताऊंगा। अब इससे अधिक और क्या चाहिए? बादशाह के ऐसे रूखे उत्तर से सकुचाकर बड़ी बेगम साहिबा ने कहा, प्रभु, आप सारी बातें भले ही सही दो कहते हों, परंतु फिर यह भी विचार करें कि हम घर में रहने वाली बेगमों का दिन रात कैसे कटे। क्या हम पशु के समान बंधी पड़ी रहे? तब एक दूसरी बेगम बोली, प्रभु, आपकी न्याय प्रियता सब पर विदित है। आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो क्या कारण है कि हम लोगों की न सुनेंगे? चाहे जो हो, आज तो हम आपको यहाँ से हिलने न देंगी। आगे हमारा प्रारब्ध जाने सेखी करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिए आप कैसे जाएंगे? तीसरी बेगम मुस्कराती और नेत्रों का बाण चलाती हुई बोली, आप लोग भी क्या हैं? हमारे स्वामी अपनी दयालुता के लिए विश्व विख्यात हैं। ये अब हमारी प्रार्थनाओं को मानकर आज से हम लोगों का साथ छोड़कर कहीं न जाएंगे। यदि तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसका जी चाहे मुझसे आकर हाथ मारे। चौथी बेगम हाव भाव दिख लाकर बोली, बहनों, स्वामी जी तो ना ही करते ही नहीं हैं, आप लोग इतना आग्रह क्यों करती हैं? मौन्य स्वीकृति लक्ष्य नम उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना है। बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव भाव में बंध गए। किसे क्या उत्तर देना चाहिए इसका उन्हें कुछ भी ज्ञानन रहा और विवश होकर बोले, बेगमों, आप लोगों के प्रेम से मैं गदगद हो गया हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। बादशाह के मुख से इतना निकलना था कि बेगमें प्रसन्नता से उछलने लगों और उनके बहुतेरे नए नए नखरे और हाव भाव होने लगे। नित्य के नए नए प्रेम और नई नई मनबहलाव की बातों से बादशाह का मन ऐसा लग गया कि उन्हें अपने दरबार तक की सुध बुध न रही। राज में क्या होता है और क्या नहीं, इसकी कुछ भी चिंता न रही। कई महीनों का समय इसी प्रकार गुजस्त हो गया, परंतु बेचारे दरबारियों को बादशाह की खोज करते ही बीत गया। उन्हें यहाँ तक भेद न मिला कि आखिरश बादशाह किस पर्दे में जा छिपे हैं। जनाने में रहने का तो हवा भी नहीं लगने पाई थी। इधर राज्य में गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में दरबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने लगा। बेगमें दरबारियों से बड़ी सतर्क थीं।
वे सब पहले ही से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद दरबारियों को न मिलने पावे, नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को उद्यत हो जाएंगे और कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। बादशाह प्रेम पास में ऐसे जकड़ गए थे कि उन्हें इतना भी गम नहीं था कि कहाँ सुबह हो रहा है और कहाँ सांझ। बेगमों को अन्य दरबारियों से तो उतनी चिंता न थी, परंतु बीरबल और गंग कवि का उन्हें बराबर खटका बना रहता था। उनको विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी प्रकार से बादशाह का महल में होना विदित हो जाएगा तो ये हाथ मारकर बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहचरियों और पहरे के सिपाहियों को खूब सावधान कर दिया था। इतना ही नहीं, उनको अच्छी चौकसी के लिए छिपे तौर से कुछ अधिक वेतन भी देती थीं और उन्हें हुक्म दे रखा था कि कोई भी मर्द महल के भीतर प्रवेश न करने पाए। जो काम बादशाह के करने का था वह सब रुक गया। बाहर बाहर से कितने ही राजदूत आए, परंतु उन्हें गद्दी खाली मिली। इस घटना को देखकर वे बहुत ही चकराए। इधर नगर निवासियों के चेहरे पर भी कालिमा का पर्दा पड़ने लगा। आज 9-10 महीने से बादशाह का गुम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात थी। धीरे धीरे लोगों का विचार पलटा खाने लगा। वे अपनी मनमानी करने पर उद्यत हुए। दरबारियों को गुप्तचरों के जरिए सारी बातें विदित हो जाती थीं, इसलिए उन्हें भय था कि कहीं बाहरी राजदूत कोई नया फसाद न खड़ा कर दें। बीरबल ने सोचा कि अब बिना बादशाह का पता लगाए अच्छा न होगा। अतएव इसका भार बीरबल ने अपने ही सिर उठाया। मुख्य मुख्य सभासदों की एक प्राइवेट गोष्ठी हुई। सबको संबोधन कर बीरबल बोला, मित्रों, अब राज का काम संभलते नहीं दिखता है, कारण कि बादशाह के गायब हो जाने का समाचार दूर देशों तक फैल चुका है। बाहरी राजदूत टंटा फानने पर उद्यत दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर न करे कि कहीं से शत्रुओं को चढ़ाई हो जाए, नहीं तो अपने उद्धार में बड़ी अड़चन पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ही शत्रु नहीं होते, बल्कि राज्य के लोभ से जो लोग मित्र रहते हैं वे भी शत्रु बनकर चढ़ाई करने पर उद्यत हो जाते हैं। फिर इस स्थिति को हम कैसे संभाल सकेंगे? इसलिए हमें मुनासिब है कि तन मन तथा धन से बादशाह की खोज में कटिबद्ध हो जावें। तोडरमल नामी एक प्रधान दरबारी बोला, बीरबल, मेरी अनुमति से आप पहले महल के उन स्थानों का अन्वेषण करें जहां तक कि आपको महल में जाने की आज्ञा है। बीरबल ने कहा, यह मैं इससे पहले ही कर चुका हूं, परंतु जब मेरा कुछ वश न चला तो आज यह बात आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। गंग कवि बोला, आप लोगों को विदित है कि मैं बादशाह को देखने के लिए कितना उतावला हो रहा था, सो कल मुझसे बादशाह का साक्षात्कार हो गया। मानो सूखते विरवे पर पानी पड़ गया, सबकी आंखें खुल गईं। बीरबल ने पूछा, आपने बादशाह को कहाँ पर देखा था? गंग ने उत्तर दिया, वह दिलाराम बेगम के कमरे में सोए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, बेगम ने बादशाह को मोहित कर लिया है। भला ऐसी दशा में बादशाह दरबार में कैसे आ सकते हैं? गंग कवि ने कहा, केवल पता लगाने ही में मुझे जान पर खेलने की नौबत आ पहुंची थी, अब वहां से निकाल लाना कोई आसान बात नहीं है। बीरबल ने गंग को उस्काते हुए कहा, फिर भी यह काम सिवा कविवर गंग के दूसरे के किए हो भी नहीं सकता। एक अन्य दरबारी ने भी कहा, भाई, यह साधारण एहसान नहीं है, बादशाह को निकाल छाने वाले की कीर्ति अमर हो जाएगी, कारण कि इससे अगणित लोगों का उपकार होगा। गंगजी तुरंत कार्य संपादन के लिए अग्रसर होइए। गंग बोले, क्या खूब जान पड़ता है कि आप लोग मेरा ही प्राण लेने को उद्यत हुए हैं। खानखाना अब तक चुप्पी साधे हुए था, परंतु गंग को कछ डियाते देखकर बोला, गंगजी, इसमें आपके लिए कोई भय करने की बात नहीं है। यदि बादशाह क्रोधित भी रहेंगे तो आपकी तरफ देखते ही पानी दो हो जाएंगे। यह कोई साधारण काम नहीं है, इससे आपको एक बड़ा एहसान मिलेगा।
गंग बोला, क्या आप लोग उन बेगमों को कुछ कम समझते हैं जो बादशाह को अपने प्रेम फांस में जकड़कर आज 10 महीनों से गुम किए हुए हैं? यदि वे मुझसे रुष्टा होकर बादशाह को उल्टा सीधा समझा देंगी तो बादशाह मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। मेरे बाल बच्चे बिलबिलाकर वे मौत मरेंगे। बादशाह को महल से बाहर निकाल लाना शेर का सामना करना है। बीरबल बोला, गंगजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि अब की बार बादशाह उन बेगमों के हाथ से छूटे की समझ लेना कि फिर वे उनके हाथ न लगेंगे। इस बार हो उन सबों ने उन्हें कैसे फंसा लिया, मुझे तो इसी पर बड़ा आश्चर्य आ रहा है। अब राजा टोडरमल की बारी आई। वे बोले, कविवर, आपको हतोत्साह होना शोभा नहीं देता। यह काम कवियों का ही है कि दूसरों को उत्साह देते हुए लड़ाई में स्वयं अपना प्राण भी विसर्जन कर देना। इसके अनेकों प्रमाण पुस्तकों में भरे पड़े हैं। लड़ाई में प्राण देकर हमारे प्राचीन कवियों ने केवल थोड़े से आदमियों की जीवन रक्षा की होगी, यहाँ तो समस्त भारत को काल की गाल से बचाना है। आप धैर्य से काम लें, कामयाबी आपके ही द्वारा हासिल होगी। इस महान पुण्य का भागी होना विधाता ने आप ही के कर्म में लिखा है। बीरबल गंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिर बोला, हमारे कवि सम्राट तो सदा से सूरमा हैं, इस बार न जाने क्यों इनका मन कदरा रहा है। क्या राज का प्रबंध उलटने वाला तो नहीं है? हरेच्छा, भावी बड़ी प्रबल होती है। गंग से चुप न रहा गया। वे बोले, दीवान साहब, अब कुछ न कहो, आपके बोलने से मेरा कलेजा फड़कने लगता है। आपने कोई जादूगरी तो नहीं सीख रखी है, या आपकी वाणी में कोई मोहनी शक्ति तो नहीं घुसी हुई है? मैं आपकी बातें सुनते ही आपके फेर में आ जाता हूँ। टोडरमल ने कहा, देखो गंग, मोहनी सोहनी कहना तो टाल मटोल की बातें हैं। अब आपको अपना विचार स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो हाँ करो व ना ही करके सारा बखेड़ा दूर कर दो। गंग बोले, क्या खूब, आप सब लोग एक मत होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, परंतु स्मरण रखना कि इस बार प्राण लेने देने की बारी है। जब सर कटाने की दशा उपस्थित होगी तो क्या उस समय भी मेरी रक्षा करोगे? बीरबल ने सबको इशारा किया, जिस कारण सब सभासद एक साथ हामी भरने को तैयार हो गए। बीरबल बोला, कविवर, आपका एहसान इस सभासदों पर सबसे बढ़कर होगा। क्या इतने लोगों के कहने पर बादशाह विचार नहीं करेंगे? टोडरमल ने कहा, गंगजी, अब तत्काल बादशाह को महल से निकाल लाने का उपाय करो। गंग बोला, मैं दीवान बीरबल और राजा टोडरमल प्रभृत सभी दरबारियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस समय मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, अतएव इस समय यश प्राप्ति के लिए कोई दूसरा दरबारी बीड़ा उठावे। मेरी सम्मति में तो ऐसा आता है कि बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और खानखाना प्रभृत कोई भी दरधारी इस काम का भार अपने सिर ले तो अति उत्तम हो। राजा टोडरमल बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि जिस बात को हम लाख घंटों परिश्रम कर इतने ऊंचे पहुंचाया था, वह थोड़े ही में गिरना चाहती है। यदि सचमुच में गिर ही गई तो यह आज की सभा निष्फल हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो काम जिसके करने का है वही उसके करने का असली हकदार है। कविवर, यह काम कवियों का है, इसे की दूसरा नहीं कर सकता। गंग कवि इस बार बिल्कुल निरुत्तर हो गया। असल में बात भी सही थी। सही के आगे हरेक विचारवान पुरुष को झुकना पड़ता है। उसने हामी भर लो और बोला, चाहे जैसे भी हो, अब बादशाह को जनाने महल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। समस्त दरबारी आनंद विह्वल हो गए। इस खुशखबरी के उपलक्ष्य में सबों ने ईश्वर पूजा करने की मनौती मानी। इसके पश्चात सभा का काम बंद हुआ। लोग दूसरे कार्यों का संभाल करने लगे। उघर गंग की और ही हालत थी। उसने विचार किया कि जो काम मुझे ही करना जरूरी है, उसमें व्यर्थ आगा पीछा करना उचित नहीं। मैं इस कार्य को आज ही संपादन करूंगा। यह राज दरबार है।
गुप्तचर बराबर लगे रहते हैं। कहीं यह सुराख बेगमों को लग गई तो फिर काम होना असंभव हो जाएगा। वे बादशाह को ऐसी गुप्त कोठरी में छिपा देंगी कि वहां तक मेरा पहुंचना ही कठिन हो जाएगा। फिर एक कवि की ऐसी युक्ति भी है, कोल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। गंग का ऐसा विचार करना झूठा नहीं था, वह बेगमों के नस नस से वाकिफ था, दूसरे स्त्रियों के भेद भावों का पूर्ण ज्ञाता भी था। प्रातःकाल ही अपने कार्य साधन का निश्चित कर जब अर्धरात्रि का अमला आया तो अपनी पोशाक बदलकर भयावनी सूरत बना ली। दिन में ही एक काला बुर्का और एक हाथ भर की ऊंची काली टोपी सिलवाकर दुरुस्त करवा लिए था। जब मध्य रात्रि आई तो बुर्का और टोपी को धारण कर हाथ में एक मोटा सा लड्डू बांध घर से बाहर निकला। एक हाथ में माला भी लटक रही थी। उसने अपनी सूरत राक्षस की बनाई थी। रास्ते में लोगों से साक्षात्कार न हो जाए इस भय से हटता बढ़ता निर्धारित स्थान की तरफ अग्रसर हुआ। जनाने बाग के द्वार पर पहुंचकर आगा पीछा सोचने लगा। उसके मन में यह समाई कि अगर सदर फाटक से चलता हूं तो निश्चय है कि पहरे वालों से मुठभेड़ हो जाएगी। अतएव गुप्तद्वार से चलने में ही कल्याण दीख पड़ता है। तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था, लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बखेड़ों में फंसकर जीवन व्यतीत करेगा। किसी के आनंद में बाधा पहुंचाने से बड़ा प्रायश्चित लगता है, परंतु क्या करूं, मैं तो कर्तव्य की बेड़ी पहन चुका हूं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। फलदाता ईश्वर है, उसे जो पसंद होगा करेगा। ऐसा संकल्प विकल्प कर अपने मन को भली भांति पक्का कर लिया। फिर खिड़की के समीप पहुंचकर एक गहरी ललकार देकर बोला, ऐ बादशाह, तू अभी तक अपने को मनुष्य समझकर अचेत पड़ा है, परंतु बाहर के लोग तुझे घोड़े और गधे की उपाधि वितरण कर रहे हैं। क्या तुझे इसका भी कभी ध्यान आता है? मौका है, अब भी संभल जा। इतना कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दौड़ा क्यों न होता, परंतु उसका हाथ नहीं मार सकता था। बादशाह भीतर से पुकार कर बोले, अरे कोई है, इस नालायक को अभी जान से मार डालो। बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात कवि का शब्द ज्ञात था। उसकी आवाज से उसने मंग का होना निश्चित किया और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया, यह उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भलो भांति से जानते थे कि इस स्थान पर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं, भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है। उधर विचारा गंग प्राण लेकर भागा तो सही, परंतु फिर भी चौकीदारों की हद से बाहर नहीं जा सका। आखिरश पकड़ा ही गया। चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग हैं, इनका यहाँ आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा होता तो हम उसे मार डालते, परंतु इनको मारना उल्टे हम लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीव छोड़ दिए। विचारा गंग कैद कर लिया गया। बादशाह क्रोध से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। बेगमों ने हरचंद उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु किसी की एक न सुनी। कवि गंग की घोड़े और गधे वाली उपमा उनके मन में उबल रही थी। बेगमों को अपने दरबारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगी हुई और वे उन्हें लाखों प्रकार की बद्दुआएं देने लगीं। अंत में यह जानकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई कि जिसने हम लोगों के रंग में भंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला है, उसका प्राणदंड की सजा मिलेगी और आज से सब पर विदित हो जाएगा कि ऐसा कर्म करने वाले की कैसी दुर्गति होती है।
दरबारियों का जब बादशाह का वेगमों के फंदे से छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का समाचार मिला तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए। बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रकट होने का ढिढोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे। बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिराजे। इतने दिनों के पश्चात आज बादशाह को लोगों ने सिंहासन पर आरूढ़ देखा। लोग बादशाह को सलाम कर करीने से अपनी 2 जगहों पर जा बैठे। बादशाह से रुख मिलाने की किसी में साहस न थी, सबका सिर नीचे को झुका हुआ था। इसी बीच सिपाही लोग गंग कची को रात्रि वाली पोशाक में बांधकर दरबार में ले आए। गंग को प्रोत्साहन देकर भेजने वाले दीवान प्रभृत सभी दरबारियों ने गंग के निराले ढंग को देखा। वे मन ही मन ईश्वर से उसकी खैर मनाते हुए सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वे तन मन से उसकी जीवन रक्षा करने के लिए तत्पर थे। बादशाह गंग को न पहचान कर बोले, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या यह कोई प्रेत व पिशाच तथा भूत तो नहीं है? तत्गंग कवि को सुअवसर मिला और वह बंधा बंधा झुककर बादशाह को सलाम किया। सलाम करते समय उसकी लंबो टोपी जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। बादशाह गंग को देखकर पहचान गए और बोले, गंग, तुमने किस अधिकार से रात्रि के समय मेरे जनाने महल में प्रवेश किया था? तुम्हारा कसूर प्राण दंड पाने का है। गंग लाचार था, उसने